और आज हम लोग एल्यूमिनियम का एक अयस्क आता है बॉक्साइट। अगर एल्यूमिनियम में से देखा जाए, ये एल्यूमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क है। प्रमुख अयस्क का अर्थ जानते हो? जैसे कोई व्यक्ति कह देता है बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पर एल्यूमिनियम कई रूपों में पाया जाता होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की प्राप्ति बॉक्साइट से की जाती है। एल्यूमिनियम कोरंडम फॉर्म में पाया जाता होगा, डायस्पोर फॉर्म में पाया जाता होगा, लेकिन अगर एल्यूमिनियम के निष्कर्षण की बात पर आए तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण है, एल्यूमिनियम धातु का जो शुद्धिकरण है, वो बॉक्साइट से ही होता है। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। और आज हम बॉक्साइट से शुद्ध एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के तरीके को देखेंगे। और उनमें से भी बेटा मैंने पिछली क्लास पे क्या किया था कि हमने आपको एक छोटा सा ग्राफ बनवा दिया था और आपसे हमने बताया था कि हम 3 प्रोसेस का प्रयोग करते हुए एल्यूमिनियम को शुद्ध कर लेते हैं। पहला, एल्यूमिनियम के बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण, दूसरा उसका विद्युत अपघटन, और लास्ट में हमने कहा था एक और प्रोसेस यूज में आएगा, विद्युत अपघटनीय शोधन। तो समय को बर्बाद किए बिना अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइट, उसका सांद्रण कैसे कराया जाए। तो देखो, ध्यान देने वाली बात है, एल्यूमिनियम का अयस्क जो बॉक्साइट है, इसका बॉक्साइट का सांद्रण होता है निक्षालन व लीचिंग विधि से। अगर मैं आपको पुरानी बातों को थोड़ा सा याद दिलवाऊं तो आप निक्षालन व लीचिंग, अच्छा निक्षालन पहली विधि है और लीचिंग दूसरी विधि है। निक्षालन का अर्थ क्या होता है? किसी भी पदार्थ का घोल बना लेना, निक्षालन, और घोल से पुनः पदार्थ को प्राप्त कर लेना कहलाता है लीचिंग। तो निक्षालन या लीचिंग विधि में हम करते क्या थे, जो भी अयस्क हमें सांद्रित कराना होता था उसको एक ऐसे सॉल्यूशन में, उसे एक ऐसे केमिकल पे घोलते थे जिस केमिकल में अयस्क तो घुल जाता था परंतु अशुद्धि घुलती नहीं थी। तो जब अशुद्धि घुलती नहीं थी तो हम अशुद्धि को छानकर आसानी से क्या कर सकते थे, अलग। अगर अशुद्धि छानकर आसानी से अलग की जा सकती थी तो बचा हुआ जो अयस्क होता है, अब उस अयस्क का अवक्षेपण करके हम दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं। ये तो हो गया अगर ध्यान से देखा जाए मेन आप प्रोसेस कैसे करते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हमने क्या किया, इसको मैंने लिख रखा है। देखो, सुनते हैं, सारी बातों को देखते हैं, जो बात नहीं समझ में आती है फिर बताना हमको। देखो, मैंने बॉक्साइट का निक्षालन या लीचिंग विधि से सांद्रण कराया है। सबसे पहली बात जान लेनी जरूरी है, आखिर बॉक्साइट अयस्क में कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो मैंने पहली ही लाइन पे लिखा है, बॉक्साइट अयस्क में जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 × X(H2O), इस अयस्क में एक तो FeO की, फेरस ऑक्साइड की अशुद्धि पाई जाती है, फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धि पाई जाती है, सिलिका की अशुद्धि पाई जाती है और टाइटेनियम के ऑक्साइड की अशुद्धि पाई जाती है। आप लेने गए थे एल्यूमिनियम का बॉक्साइट अयस्क, लेकिन आपको उसके साथ इतनी सारी अशुद्धियां भी मिल गई। तो अशुद्धियां तैयार रखना है, क्या क्या पाई जाती हैं। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम करें क्या अयस्क का, तो कहता है सर्वप्रथम अयस्क को चूर्णित कर उसमें NaOH को क्या कर देना है, मिला देना है। अच्छा, जैसे ही अयस्क को महीन चूर्ण की भांति पीसोगे, उसमें NaOH को मिलाओगे, NaOH में बॉक्साइट घुल जाता है परंतु अशुद्धियां घुलती नहीं हैं। लेकिन बेटा इस जगह एक और दिमाग में बात रखना, NaOH के घोल में बॉक्साइट घुल जाएगा, ये अशुद्धियां नहीं घुलेंगी। लेकिन प्रॉब्लम एक और क्रिएट होती है, ये सारी अशुद्धियां नहीं घुलती परंतु SiO2 उस NaOH में घुल जाता है। अब सोचने वाली बात, मैं क्या सोचता हूं, बॉक्साइट भी घुल गया NaOH में और सिलिका नाम की अशुद्ध भी घुल गई NaOH में, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। हमें कायदे से ये कोई भी अशुद्धि नहीं घुलनी चाहिए थी, लेकिन सिलिका की अशुद्धि घुल गई है तो उसको देखो बाद में अलग करेंगे। तो मैंने क्या बताया, जैसे ही आप इन पदार्थों को बॉक्साइट अयस्क को NaOH में घोलोगे, कहता है NaOH में घोलने से सोडियम के एल्यूमिनेट एवं सोडियम के सिलिकेट बनते हैं। सोडियम के एल्यूमिनेट का मतलब एल्यूमिनियम भी घुल गया NaOH में, सोडियम के सिलिकेट बनने का मतलब है ये जो सिलिका था ये भी NaOH में क्या हो गया, घुल गया। सोचो
मैं जिनके जिनके नीचे लाइन बना देता हूं, ये पदार्थ नहीं घुला, ये पदार्थ नहीं घुला, ये पदार्थ नहीं घुला। इन पदार्थों को जब ये घुले नहीं तो आप घोल को छानोगे और छानने के ये सारे पदार्थ जो है वो छन्नक पत्र पे कहाँ रह जाएंगे, ऊपर। इसको हटा देना है। घोल में कौन कौन से पदार्थ गए मैं याद दिलवाता हूं। एक तो एल्यूमिना गया, एल्यूमिनियम गया, और दूसरा कौन गया, सिलिका। ये दोनों ही पदार्थ कहाँ चले गए, घोल में। तभी कोई व्यक्ति कहता है सर जी एल्यूमिनियम घोल में चला गया, लेकिन क्या इसकी कोई रासायनिक अभिक्रिया है? हाँ, रासायनिक अभिक्रिया है, उसको पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। कहता है, अब मैं इस लाइन को दोबारा से पढ़ देता हूं, जिससे सोडियम के एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट बनते हैं। सोडियम के एल्यूमिनेट भी बना क्योंकि एल्यूमिनियम घुल गया NaOH में, और सोडियम का सिलिकेट भी बना क्योंकि सिलिका भी घुल गया NaOH में। कहता है क्योंकि दोनों ही NaOH विलयन में घुलनशील है। दोनों ही का मतलब है एल्यूमिनियम भी NaOH में घुलनशील है और सिलिकेट भी NaOH में क्या है, घुलनशील। कहता है अतः इन्हें छानकर तो अलग नहीं कर सकते। बेटा आप छानोगे, FeO अलग हो जाएगा, Fe2O3 अलग हो जाएगा, TiO2 अलग हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं घुले थे। लेकिन एल्यूमिनियम और सिलिका घुल गया था तो ये तो घोल में आ गया। तो बताया उसने कि सिलिका को तो आप छानकर अलग नहीं कर पाओगे, ये तो गड़बड़ है चीज। तो सबसे पहला मेरा काम है कि हम ये दिखा दें कि जब आप एल्यूमिना को या एल्यूमिनियम के अयस्क को आपने NaOH पर घोला था, अभिक्रिया कैसे हुई थी। तो बेटा मैंने एल्यूमिनियम लिया, NaOH लिया, उसको काहे में घोला, जल में। अब कहोगे सर जी NaOH में घोलने की बात कर रहा, आप तो जल में घोल रहे हो। बेटा NaOH एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है, तो इस पदार्थ को ठोस पदार्थ NaOH में तो घोला ही नहीं जा सकता है। तो हम सबसे पहले NaOH को कहां घोलेंगे, जल में। NaOH को जल में घोलने से सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनेगा, और वह जब जलीय विलयन बनेगा तब हम उसमें Al2O3 को क्या करेंगे, मिलाएंगे। जो कोई व्यक्ति ऐसा सोचने लगा या किसी आदमी के दिमाग में ऐसा आ गया कि सर जी ने तो कहा था Al2O3 को एल्यूमिना को सोडियम हाइड्रोक्साइड में घोलना है, लेकिन बाद में किसी को पता चला सोडियम हाइड्रोक्साइड तो खुद ठोस था, तो कहोगे सर जी एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ में कैसे घुल सकता है। तो घुल सकने का मेथड जान गए ना कि आप NaOH को सबसे पहले कहां घोलोगे, जल में, और बनाओगे क्षारीय विलयन, और उस क्षारीय विलयन में आप डालोगे एल्यूमिनियम के अयस्क को। तो एल्यूमिनियम का अयस्क उस क्षारीय विलयन से अभिक्रिया कर लेगा और सोडियम का एल्यूमिनेट बनाएगा। यह है सोडियम का एल्यूमिनेट। अच्छा, इस सोडियम के एल्यूमिनेट में देखो एल्यूमिनियम तो है ही, और बेटा सोडियम का इसमें कुछ मात्रा में उपस्थित होगा सिलिकेट। अब कहोगे सर जी सोडियम एल्यूमिनेट तो लिख दिया, लेकिन सोडियम का सिलिकेट क्यों नहीं लिखा। बेटा क्योंकि सोडियम सिलिकेट की अभिक्रिया थोड़ी हमें दिखानी है। अच्छा, हमें शुद्ध कौन सी धातु करनी है, एल्यूमिनियम, तो हम अभिक्रिया भी किसकी दिखाएंगे, एल्यूमिनियम की। अगर हमको सिलिको को शुद्ध करना होता तो हम उसके विषय में सोचते, लेकिन मैं जानता हूं कि जब आपने एल्यूमिनियम के अयस्क को डाला था तो एल्यूमिनियम तो घुला ही था इसमें, और एल्यूमिनियम के घुलने से बना था एल्यूमिनेट, और सिलिकॉन भी घुला था, सिलिका भी घुला था उसमें, तो बना होगा कुछ मात्रा में सिलिकेट भी। तो हमने उस सिलिकेट पदार्थ को दिखाया नहीं है। ध्यान रखने वाली बात यह है, बना सिलिकेट भी होगा लेकिन हमने उसको लिखा नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, अगली लाइन है, कहता है जो आपने यहां विलयन प्राप्त किया है, कौन सा विलयन प्राप्त किया है, सोडियम का एल्यूमिनेट और सोडियम का सिलिकेट। उस विलयन में क्या मिला देना है, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड इंटू XH2O। कहोगे सर जी इनको मिलाने से क्या होगा, देखो इनको मिलाने, सुनो हमारी बात, गड़बड़ मत कर देना। प्राप्त विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और Al2O3 इंटू XH2O को मिलाने से जितना भी एल्यूमिनियम का कंपाउंड होगा वो सारा का सारा कंपाउंड जो है वो Al2O3 इंटू XH2O में चेंज हो जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जिस पदार्थ में, देखो ये पदार्थ प्राप्त विलयन का मतलब है ये पदार्थ, इस पदार्थ में क्या उपस्थित है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके अपने आप को चेंज कर देगा Al2O3 इंटू XH2O में।
तो हो गया जर्सी सर जी, जब ये एल्यूमिनियम कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करके Al2O3 बना सकता था तो आपने ये पदार्थ क्यों मिलाया? आपने एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को क्यों मिला दिया वहां? तो बेटा ये इसलिए मिलाया, एक प्रोसेस मैं तुमको देखो याद दिलाता हूं। आपने घर में इस बात को देखा होगा कि अगर आपके घर में दूध रखा हुआ है, आप उसमें अगर दही की थोड़ी सी भी मात्रा मिला देते हो, आप जानते हो फिर इसके बाद क्या होता है? जो दूध की अधिक मात्रा होती है वो भी अब धीरे धीरे काय में परिवर्तित होने लगती है, दही। अर्थात एक दही की छोटी मात्रा ने, कम मात्रा ने, स्मॉल अमाउंट ने दूध की एक बड़ी मात्रा को भी दही में परिवर्तित होने के लिए क्या कर दिया है? मजबूर कर दिया है। सेम इसीलिए Al2O3 इंटू XH2O की कुछ ही मात्रा डाल देने से जो एल्यूमिनेट के फॉर्म में एल्यूमिनियम था वो सारा का सारा एल्यूमिनियम एल्यूमिना के रूप में अर्थात Al2O3 इंटू XH2O के रूप में बदलने लगता है। अरे अगर थोड़ी सी ही मात्रा में इसके डालने से ऐसी अभिक्रिया हो रही है अच्छी, तो हम तो ये काम पहले ही कर देंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। कहता है अभिक्रिया में मैं मान गया कि आपने मेटा एल्यूमिनेट या एल्यूमिनेट पदार्थ लिया, उसमें से CO2 मिलाया, CO2 मिलाने पर एल्यूमिनियम का अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। तो वो प्राप्त हो जाता, आपने इसको क्यों लिखा? बेटा ये अवक्षेप की स्पीड को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, जल्दी से ही एल्यूमिनियम को अलग कर देता है और ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम को अलग करता है। जैसे दही का, दूध से दही बनाने के लिए आप क्या करते हो? उसमें थोड़ा सा दही मिला देते हो। ये क्या करता है? दूध के दही में परिवर्तित होने के वेग को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो इसने वेग बढ़ाकर जल्दी से ही प्राप्त विलयन से Al2O3 इंटू XH2O बनाना प्राय तैयार कर दिया। और बेटा Al2O3 इंटू XH2O जो बनके भी तैयार हुआ, ये तैयार होता है अवक्षेप के रूप में। तो बेटा देखो हमने इसकी अभिक्रिया भी लिखी है। कहता है Al2O3 जो XH2 है अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, परंतु सिलिकेट का अवक्षेप नहीं हुआ। ध्यान देने वाली बात है। मैंने कहा था इसके साथ एल्यूमिनेट के साथ क्या बना होगा? सिलिकेट। ये एल्यूमिनियम का तो अवक्षेप तैयार कर देता है Al2O3 इंटू XH2O के फॉर्म में, लेकिन सिलिकॉन का अवक्षेप तैयार। अच्छा तो सिलिकॉन का अगर अवक्षेप तैयार नहीं करेगा तो सिलिकॉन कहां रह जाएगा? घोल में। और जिसका अवक्षेप तैयार करेगा ये अवक्षेप के रूप में बर्तन की कहां बैठ जाएगा? तली पर। तो हम बर्तन की तली पर रखे हुए इस पदार्थ को आसानी से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। कहेगा सर जी इस प्राप्त विलयन की CO2 से जो अभिक्रिया हुई थी क्या उसका रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो प्राप्त विलयन की जगह पर मैंने देखो ये पदार्थ रखा है, CO2 की जगह CO2 रख दिया है। इसको मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि इसको तो मैंने समझा दिया यहां ऊपर। और अभिक्रिया होगी तो बेटा बनकर तैयार होगा सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा पदार्थ बनेगा Al2O3 इंटू XH2O। अवक्षेप में बना हुआ यह पदार्थ, अवक्षेप में बना हुआ यह पदार्थ को अंत में क्या कर लिया जाता है? गर्म। वैसे तो आप केवल ये बता दें कि गर्म कर लिया जाता है, लेकिन अगर तुमको ऐसा लगे कि नहीं सर जी हम और भी अच्छी चीजें बताना चाहते थे तो इसकी अभिक्रिया भी लिख सकते हो कि इसको अगर गर्म कर दोगे तो क्या बनेगा। तो बेटा देखो कैसे लिख सकते हैं? Al2O3 इंटू XH2O को अगर आप क्या कर देते हो? गर्म। तो बेटा आपको तो बहुत पहले से ये बातें पता है कि गर्म करने से दो कार्य होते हैं। पहली बात सुन लो, या तो किसी पदार्थ में नमी हो तो वो नमी वहां से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। आपके घर में खोया अगर कभी बनाया गया, कभी अगर बनाया गया होगा, नॉर्मल से बात है, जो लोग शहर से ज्यादा रिलेटेड रहते हैं उनके घर में तो भाई ऐसा काम नहीं होता है, लेकिन जो देहात क्षेत्र से रिलेटेड रहते हैं वो जानते हैं। दूध होता क्या है? कैल्शियम, प्रोटीन, वसा और जल का मिश्रण। अब आप उसको गर्म जानते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि आप उस पदार्थ से जल को क्या करना चाहते हैं? अलग करना चाहते हैं। तो जब भी किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, नॉर्मल सी कंडीशन है, उसके अंदर आदमी 2-3 परिवर्तन चाहता है। जैसे अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो हम 2-3 तो चेंज चाहेंगे। पहली चीज, हम पदार्थ से जल को या नमी को अलग करना चाहते होंगे तो गर्म करेंगे। यदि हम पदार्थ के अंदर से किसी गैस को अलग करना चाहेंगे तो भी गर्म करेंगे। और यदि किसी पदार्थ को डिकम्पोज करना चाहेंगे, अवयवों में तोड़ना चाहेंगे तो गर्म करेंगे। नॉर्मल सी ये बात है। तो अगर हमने इसको गर्म किया, देखो इसमें नमी है,
तो गर्म करने पर इससे नमी या जो जल था वो क्या हो गया, अलग हो गया और बन के तैयार हुआ Al2O3 और जो जल या नमी थी ये यहां से क्या हो गई, अलग। अच्छा, अगर नमी अलग हो जाए तो आपके पास अब ये जो पदार्थ बचा है इसका नाम जानते हो क्या है, एल्यूमिना। ध्यान रखना इसको। अब ये एल्यूमिना जो है वो शुद्ध नहीं है, इसमें कौन सी अशुद्धि है, ऑक्साइड, क्योंकि एल्यूमिनियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु है, इसलिए इसके ऑक्साइड को समाप्त करने के लिए, ऑक्साइड अशुद्धि को खत्म करने के लिए हम इसका करवाएंगे विद्युत अपघटन। और बेटा विद्युत अपघटन हम लोग अगर इसका करवाएंगे तो एल्यूमिना के विद्युत अपघटन के प्रोसेस को एक और नाम से जानते हैं, हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। तो अगर कभी आपसे कहता है हॉल हेरोल्ट प्रोसेस लिख के दिखाओ, यही प्रोसेस लिख के आना है। और हॉल हेरोल्ट प्रोसेस में आपको विद्युत अपघटन किसका कराना है, Al2O3 का। तो मैंने देखो उसके प्रोसेस के लिए कुछ चित्र बना रखा है, ध्यान से देखो इसको, समझो इसको। सबसे पहले तो बेटा ये जिस बर्तन पर बनाया गया है, ये प्रोसेस हमें जिस बर्तन पर कराना है वो बर्तन किसका बना होना चाहिए, स्टील का। और स्टील के उस बर्तन के अंदर की ओर एक लेपन होना चाहिए, किसका लेपन होना चाहिए, कार्बन का। ध्यान रखना इसको। सबसे पहले बर्तन किसका बना हो, स्टील का, और उस स्टील के बर्तन के अंदर एक पतली सी परत लगा दी जाए, लेपित कर दी जाए, एक पतली सी परत चढ़ा दी जाए, और वो परत किसकी होनी चाहिए, कार्बन की। तो समझ गए क्या करना, स्टील का पात्र, अंदर उसको ग्रेफाइट या कार्बन से लेपित कर देना है। और कार्बन से लेपित करने के बाद आपको एल्यूमिना जो भी प्राप्त हुआ है इसको पिघलाना है, और पिघलाने के बाद यहां भर देना है, और भरने के बाद ऊपर से ग्रेफाइट का एक एनोड डुबा देना है। तो एल्यूमिना भरा होगा बेटा यहां तक, देखो इस लेवल तक भरा होगा। ये जो Al2O3 आपके पास आया है वो इस लेवल तक भर दिया जाएगा पूरा। और ध्यान देने वाली बात है, जो स्टील का बर्तन था उसको बैटरी के ऋणावेशी सिरे अर्थात कैथोड से जोड़ देना है। और जो बेटा ऊपर से आपने ग्रेफाइट का टुकड़ा डाला था उसको आप बैटरी के धनावेशी सिरे अर्थात कहां से जोड़ दोगे, एनोड से। तो मैं यहां बना देता हूं कि धनावेशी सिरे से जोड़ देना है। ध्यान रखने वाली बात है, स्टील का जो बर्तन है वो कैथोड का कार्य करेगा, और जो ग्रेफाइट की छड़ है वो काहे का कार्य करेगी, एनोड का। तो मैं सबसे पहली बात तो यही बता देता हूं, क्या बता देता हूं कि आप अगर विद्युत अपघटन कराने गए हो तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए एनोड के रूप में किसको यूज कर रहे हो। तो एनोड के रूप में किसकी छड़ को यूज कर रहे हैं, ग्रेफाइट। तो मैं एनोड के रूप में मैं यहां लिखे देता हूं कि हमने एनोड के रूप में यूज किया है ग्रेफाइट को। ये वाली बात समझ में आई। फिर हमसे एक व्यक्ति और पूछ सकता है क्वेश्चन, कैथोड का रूप में किसको यूज किया है। तो कैथोड के रूप में यूज किया है स्टील के बर्तन को, और उस स्टील के बर्तन में अंदर की ओर किसका लेपन किया गया है, कार्बन का। तो हम बताएंगे स्टील के बर्तन में किसको लेपित किया गया है, कार्बन को। तो ये वाली बात समझ में आ रही, स्टील प्लस कार्बन वाली बात। अभी नेक्स्ट नंबर पे आता है, कहता है एक काम करोगे, अगर आपने एनोड बना लिया, कैथोड बना लिया, इसमें कौन सा घोल भरा जाएगा। तो भैया इसमें घोल भरा जाएगा, अर्थात घोल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, विद्युत अपघट्य। आखिर आप एनोड और कैथोड से विद्युत धारा का प्रवाह किसमें कराओगे, तो हम कहेंगे विद्युत अपघट्य में कराएंगे। और पूछेगा कौन सा विद्युत अपघट्य भरोगे, तो विद्युत अपघट्य के रूप में भरेंगे Al2O3 का गलित विलयन। इसको ध्यान रखना है, Al2O3 को पिघला कर भर देना है। लेकिन तभी एक बात और मैं बात बताऊं कि Al2O3 पिघली अवस्था में विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है। तो विद्युत की चालकता को बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ पदार्थ और मिलाएंगे। तो देखो इस बात को कैसे लिखेंगे, क्योंकि बात इंपॉर्टेंट है, स्टार के साथ लिखी जानी चाहिए। क्या लिखेंगे कि Al2O3 के साथ Al2O3 के साथ Na3AlF6 व CaF2
को क्यों मिलाया। देखो, कोई व्यक्ति हमसे पूछ सकता है सर जी Al2O3 आपने केवल भरा था क्या, तो हम कहेंगे नहीं बेटा Al2O3 तो भरा ही था, साथ में हमने इसके साथ भरा था Na3AlF6 और साथ में भरा था हमने CaF2। तो अब पूछ लेता है सर जी आखिर Al2O3 के साथ आपने इन दोनों चीजों को क्यों भरा, तो देखो हम उसका भी आंसर लिख देते हैं इसी के नीचे। Al2O3 के गलनांक को कम करने व विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए देखो बेटा एक बार दोबारा से ये बात सुन लो, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है आप इस बर्तन में कौन सा घोल भरोगे, हमने बताया भैया इस बर्तन में तो हम Al2O3 के घोल को भरेंगे केवल, और कैसा भरेंगे, पिघलाकर। लेकिन कहा सर जी आपने Al2O3 कहा था, लेकिन आपने Al2O3 के साथ तो कुछ और पदार्थ रखे हैं, आखिर Al2O3 का जब विद्युत घटन कराना था तो Al2O3 से काम चला लेते, ये दोनों पदार्थ क्यों रखे। तो बेटा इन दोनों पदार्थों को Al2O3 के साथ इसलिए मिलाया गया है, किस लिए मिलाया गया, देखो सुनो। कहता है Al2O3 के गलनांक को कम करने और विद्युत चालकता को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ये दोनों केमिकल Al2O3 के गलनांक को कम कर देते हैं, अर्थात Al2O3 जल्दी पिघल जाता है। और दूसरा, ये दोनों कंपाउंड एल्यूमिना की विद्युत चालकता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे विद्युत धारा के प्रवाह पर अभिक्रिया को तेजी से कराया जा सकता है। तो अगर कभी आपसे पूछेगा भी कि Al2O3 के साथ क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार को क्यों मिलाया जाए, तो बताओगे क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार दोनों ही एल्यूमिनियम को जल्दी से पिघला देते हैं गलनांक कम करके, और इस विद्युत चालकता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इतना करने के बाद अब हम लोग बात इस पर करेंगे कि आखिर जब हमने विद्युत धारा को प्रवाह किया तो अभिक्रिया कैसे संपन्न हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी अभिक्रिया में से यही है। सुनो जरा, पहला काम तो हमने किया एल्यूमिना को पिघला कर भरा। तो जब हमने एल्यूमिना को पिघलाया होगा तो क्या हुआ होगा, एल्यूमिना गर्म हुआ और गर्म होकर अपने आयनों में टूट गया। तो कैसे टूटा होगा, 2Al पर आया होगा ट्रिपल प्लस चार्ज और 3O पर आया होगा डबल माइनस चार्ज। फिर इसके बाद क्या हुआ होगा, एल्यूमिनियम पर तो ट्रिपल प्लस चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पर आ गया डबल माइनस चार्ज। तो अब मैं देखो इस पर पढ़ूंगा, एल्यूमिनियम पर क्योंकि प्लस चार्ज आया है, एल्यूमिनियम भागेगा निगेटिव चार्ज प्लेट की ओर। देखो ये प्लेट, ये सारी की सारी प्लेट का इसी है निगेटिव। तो एल्यूमिनियम पर क्योंकि प्लस चार्ज आया था, ये किस प्लेट की ओर भागेगा, निगेटिव चार्ज प्लेट की ओर। और निगेटिव चार्ज प्लेट को तुमने नाम क्या दे दिया है, कैथोड। तो मैं यहां लिखूंगा कैथोड। ध्यान देने वाली बात है, कैथोड स्टील वाली बात थी, तो जितना एल्यूमिनियम आया हुआ वो सब स्टील की ओर भगा। और एल्यूमिनियम जब स्टील की ओर भगेगा तो वो इस स्टील और ग्रेफाइट से ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉनों को, और 3 इलेक्ट्रॉनों को जैसे ही ग्रहण कर लेगा, एल्यूमिनियम पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी समाप्त, और ये बदल जाएगा Al में से। तो मुझे एक बात पता चलती है कि एल्यूमिनियम जो जमा हुआ है धातु के रूप में, वो कहां पर जमा हुआ है, कैथोड पर। और कैथोड काहे का बना है, स्टील का। तो बेटा जितना भी एल्यूमिनियम होता है वो सब का सब एल्यूमिनियम यहां जमा हो जाएगा आके इस नीचे जगह पर। जितना भी एल्यूमिनियम आपको देखने को मिलेगा सारा का सारा एल्यूमिनियम यहां जमा है। अब आएगी बात कि ऑक्सीजन जो था वो कहां गया। तो भैया ऑक्सीजन के लिए हम एक और इलेक्ट्रोड को डाले देते हैं जिसका नाम है एनोड। अच्छा पहले तो बताओ, ऑक्सीजन पर डबल निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन किस इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा।
कि एनोड की ओर जाएगा, एनोड की ओर जाएगा। अच्छा, एनोड की ओर जाएगा तो होगा क्या, ऑक्सीजन जैसे ही एनोड पर पहुंचेगा, ऑक्सीजन अपने पास के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, एनोड को, क्योंकि ऑक्सीजन के पास खुद ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। ऑक्सीजन जो डबल माइनस चार्ज के फॉर्म में है वो एनोड पर पहुंचेगा और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल देगा, और निकाल के किसको दे देगा, एनोड को। लेकिन अब नवजात ऑक्सीजन बना, ये नवजात ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, तो ये क्रिया किससे करेगी बेटा, ये पदार्थ किसका था, एनोड, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का अर्थात ये था कार्बन का। कार्बन इस नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, या थोड़ी थोड़ी मात्रा में कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। भाई ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ऑक्सीजन कम रहा तो कार्बन क्या बन गई, मोनोऑक्साइड। इस प्रकार से आपने एल्यूमिनियम धातु को स्टील के बर्तन पर इस जगह पर इकट्ठा कर रखा है, लेकिन यहां भी जो एल्यूमिनियम धातु इकट्ठा हुई है ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। इसको पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए एक विधि आती है, हूप विधि। इस पिघले हुए एल्यूमिनियम को यहां से उठाओ और भैया जल्दी से हूप विधि में लेकर चलो, क्योंकि वहां इसको शुद्ध करना है। और हूप विधि कहां पर है, इसको मिटाएंगे तब हम वो वाली विधि बनाएंगे। तो अभिक्रियाओं को विशेष ध्यान रखना, एनोड का कार्य कौन करता है, कैथोड का कार्य करता है, ये बात याद रखना। इंपॉर्टेंट चीज है विद्युत अपघट्य कौन है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया एल्यूमिना का विद्युत अपघटन कराते समय आपने क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार को क्यों मिला दिया, इसका आंसर दे पाना। एक ही आंसर, क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार दोनों ही एल्यूमिना के साथ मिलकर एल्यूमिना की विद्युत चालकता को बढ़ाते हैं और गलनांक को क्या करते हैं, घटाते हैं। बस इतनी बात ध्यान रखना है। और फिर ये रिएक्शन जल्दी से नोट करते हैं और हूप प्रोसेस को पढ़ते हैं। देखो तुम लोगों ने इस बात को पढ़ा कि हमने सारी की सारी एल्यूमिनियम धातु को यहां इकट्ठा कर लिया, लेकिन यहां पर जो एल्यूमिनियम की धातु इकट्ठा हुई है, ये एल्यूमिनियम की धातु अभी पूरी शुद्ध नहीं है। तो कहते हैं पूरी शुद्ध करने के लिए हम इसका करवाएंगे विद्युत अपघटन शोधन, या इसको हम कौन सी विधि द्वारा शुद्ध कराएंगे, हूप विधि द्वारा। तो हम हूप विधि द्वारा करेंगे क्या, देखो सुन लो इस बात को। ये जो एल्यूमिनियम रखा है इसको हम इस निकास द्वार द्वारा बाहर कर लेंगे। हालांकि ये जो एल्यूमिनियम होगा ये तो पिघला हुआ एल्यूमिनियम होगा, निकास द्वार द्वारा बाहर आएगा और फिर हम इसको एक सांचे में ढाल लेंगे, इसमें गिराते जाएंगे, सांचे में ढाल लेंगे। जब सांचा भर जाएगा उसको ठंडा करेंगे। अच्छा, ठंडा करने से होगा क्या, ये एल्यूमिनियम ठोस रूप में जम जाएगा। उस ठोस रूप में जमे हुए एल्यूमिनियम को जब वो जम गया उसको लेके चले आओ, इधर से उस एल्यूमिनियम को उठाओ टांग कर और इस प्लेट में बांध दो। ये देखो यहां से निकाला गया एल्यूमिनियम, देखो ये प्लेट टांग दी गई उसकी, समझ गए। अब हम इसको हूप विधि द्वारा शुद्ध करेंगे। थोड़ी सी बात समझने लायक है। इस बार ये जो बेटा बर्तन है ये विद्युत का सुचालक नहीं बल्कि कैसा रखना है, कुचालक। पिछली बार तुमने सुचालक रखा था, लेकिन इस बार कैसा रखना है, कुचालक। अच्छा, कुचालक इसलिए रखना है क्योंकि जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करें तो हमारी विद्युत धारा की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ये बर्तन न खा जाए। तो अब बैटरी में आपके होते हैं दो सिरे। बैटरी में जो धनावेशी शिरा है आप इसको बोलते हो एनोड, और एनोड से आपको बांधना है अशुद्ध तांबे अशुद्ध एल्यूमिनियम को। जानते हो ये अशुद्ध एल्यूमिनियम कहां से आया है, वो उस विधि से प्राप्त हुआ है। और बैटरी के ऋणावेशी सिरे अर्थात जिसको आप बोलते हो क्या, कैथोड, उससे आपको एक शुद्ध एल्यूमिनियम की प्लेट को बांधकर टांग देना है। अब देखो होगा क्या, केवल प्लेटों को टांगने से ही तो काम नहीं बनेगा, इसमें भरना पड़ेगा विद्युत अपघट्य, ताकि विद्युत अपघट्य आयनों का प्रवाह कराए। तो पूछेगा सर जी कौन सा विद्युत अपघट्य भर दें, तो बेटा इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में भरोगे Na3 Al(F6) व CaF2 को। कहेगा सर जी ये तो पिछली बार भी आया था। हाँ, ये विद्युत चालकता को क्या करने के लिए यूज में आता है, बढ़ाने के लिए। इसको कहते हैं क्रायोलाइट, ध्यान रखना, नाम भी मैं लिख दूं इनके। और बेटा इसको बोलते हैं फ्लोर।
स्पार। तो क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार का विद्युत अपघट्ट जो है वो इस प्रक्रिया में हिस्सा लेगा। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर हम यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह स्टार्ट कर देंगे, होगा क्या? विद्युत धारा जैसे ही स्टार्ट करोगे बेटा, एल्यूमिनियम जो है वो अशुद्ध प्लेट से छूटकर घोल में आएगा और फिर ये घोल से तैरते हुए कौन सी प्लेट पे चिपक जाएगा? शुद्ध प्लेट पे चिपक जाएगा। फिर एल्यूमिनियम का दूसरा पार्टिकल प्लेट से निकलकर कहां आएगा? घोल में, और घोल से वो चलता हुआ कहां जाएगा? शुद्ध प्लेट पे। तीसरा पार्टिकल भी ऐसा करेगा, चौथा पार्टिकल भी ऐसा करेगा। और मैं तो कहता हूं सारे के सारे यही पार्टिकल करने लगेंगे कि एल्यूमिनियम की भारी प्लेट से, अशुद्ध प्लेट से छूटकर वो किस प्लेट में चिपकने लगेंगे? शुद्ध। इस प्लेट में चिपकने से होगा क्या? धीरे धीरे शुद्ध प्लेट पर एल्यूमिनियम के चिपकने के कारण शुद्ध प्लेट का आकार बड़ा हो जाएगा और ये जो अशुद्ध प्लेट है बेटा, ये अशुद्ध प्लेट धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खत्म होने लगेगी। जल्द से जैसे ये अशुद्ध प्लेट खत्म होने लगेगी, शुद्ध प्लेट मोटी होने लगेगी, हम एल्यूमिनियम को जल्दी से ही क्या करवा पाएंगे? प्योर करा लेंगे। ध्यान देने वाली बात है, सर जी जो अशुद्ध प्लेट थी इसकी अशुद्धियां कहां चली गई? वो अशुद्धियां बैठ जाएंगी बर्तन की तली पर। जानते हो कोई व्यक्ति कि इस बर्तन पे तली हुई अशुद्धियों, तली पर बैठी हुई अशुद्धियों को क्या नाम देते हैं? एनोड। बिल्कुल सही बता रहे हो यार, ये बात तो तुम लोगों को पहले से तैयार है। क्या ऐसी विधि कोई पढ़ रखी है क्या तुम लोगों ने? हाँ, कॉपर पर। वो कॉपर पे थी, ये काहे पर है? एल्यूमिनियम पर। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, एल्यूमिनियम के छोटे छोटे कण अशुद्ध प्लेट से छूटकर कहां जाने लगेंगे? घोल में, और घोल से तैरते हुए कहां चिपक जाएंगे? शुद्ध प्लेट में। अच्छा, यही बात तो हमें केवल लिखा देनी है, तो लिख लेते हैं इस बात को। देखो लिखते हैं, हॉल्ट हेरोल्ट विधि से प्राप्त अशुद्ध एल्यूमिनियम की प्लेट बनाकर हम उसे हूप विधि में एनोड से जोड़ देते हैं। पहली बात तो यही बताना है कि वहां से जो एल्यूमिनियम प्राप्त हुआ, हमने उसको एल्यूमिनियम को जमाया, ये अशुद्ध था, और उस अशुद्ध एल्यूमिनियम की जो प्लेट थी हमने उसको यहां पर किससे जोड़ दिया? एनोड से जोड़ दिया। अच्छा, ये तो पहली लाइन पर बात हो गई। अभी और क्या किया? एक प्लेट और भी तो जोड़ी कैथोड से। वो कैसी थी? शुद्ध थी। तथा कैथोड से शुद्ध एल्यूमिनियम की प्लेट को जोड़ा। और बेटा अब इस बात को बता दे तो दोनों प्लेटों को जोड़ ही दिया कि और भी किया? उन दोनों प्लेटों को जोड़कर एक विद्युत अपघट्ट में डुबा दिया। और वो विद्युत अपघट्ट किसका था? क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार का। तो तीसरे नंबर पे इस बात को बताया जाए, इन प्लेटों को क्रायोलाइट व फ्लोर स्पार के विद्युत अपघट्ट में डुबा दिया गया या डुबाया गया। अच्छा, डुबाया गया ये वाली बात बता दी। अब लास्ट में क्या बताएं कि जैसे ही हमने बैटरी से विद्युत धारा का प्रवाह किया,
एल्यूमिनियम के पार्टिकल कौन सी प्लेट से निकलते हैं? अशुद्ध की शुद्ध से? अशुद्ध से छूटकर कहां जाते हैं? शुद्ध में। पहले ये भी बता देना, डायरेक्ट अशुद्ध से शुद्ध में मत चले जाना, इतना भी तेज प्योर नहीं करना है कि हु प्रोसेस धीमा हो जाए, तुम लोग जल्दी प्योर कर डालो, थोड़ा सा स्लो रहो। अशुद्ध प्लेट से छूटकर कहां जाता है? घोल में। और घोल से निकलकर कहां जाता है? समझ रहे? डायरेक्ट अशुद्ध से शुद्ध में पहुंचाओगे जल्दी हो जाएगा, और इतनी जल्दी तो फैक्ट्रियों में भी शुद्ध नहीं होता है जितनी जल्दी तुम लोग करवा रहे हो, तो थोड़ा सा इसको सही ढंग से बताना है। एल्यूमिनियम धारा के प्रवाहित होने पर, धारा के प्रवाहित होने पर अशुद्ध प्लेट से निकलकर विलयन से होते हुए विलयन से होते हुए शुद्ध एल्यूमिनियम की प्लेट पर चिपक जाता है, या चिपक ना जाता है तो इसमें लिखना चाहो अधिशोषित हो जाता है, होते हुए एल्यूमिनियम की शुद्ध प्लेट अधिशोषित हो जाता है। बेटा आप ऐसा भी लिख सकते थे कि शुद्ध एल्यूमिनियम की प्लेट पर चिपक जाता है या अधिशोषित हो जाता है, दोनों ही शब्द है। अच्छा, जैसे इस पर शुद्ध एल्यूमिनियम चिपक गया, फिर आप इस प्लेट को निकालोगे, जो शुद्ध एल्यूमिनियम चिपका है उसको क्या कर दो? काट कर अलग कर दोगे। अंत में शुद्ध एल्यूमिनियम को काटकर अलग कर देते हैं। लास्ट प्रोसेस है ये। अंत में शुद्ध एल्यूमिनियम को काटकर अलग कर लेते हैं। बेटा ये तो तुम्हारा प्रोसेस हो गया। अब 2 मिनट के बाद हमारी बात सुन लो। यहां पर एक शब्द बीच में आया है, विद्युत अपघट्य। जानते हो विद्युत अपघट्य किसको कहते हैं? कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारी चीजों को पढ़ डालते हैं, लेकिन पुरानी बात, एक नॉर्मल जो बात थी उसको छोड़ाते हैं और इस शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या है। तो मैं क्या सोचता हूं, विद्युत अपघट्य का अर्थ भी तो पता कर लिया जाए। देखो विद्युत, अब सुन लो, भी थोड़ा सा देर में रुकेंगे और इसको सारी चीजें पता कर लेंगे। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, बहुत सारे ऐसे क्या हैं, यदि हम उनको ठोस अवस्था में देखें, कौन सी अवस्था में देखें? ठोस अवस्था में रखें और उस पर विद्युत धारा का प्रवाह करें तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। अर्थात ठोस अवस्था में क्या होते हैं? वो विद्युत के कुचालक। समझ पा रहे हो? एक ऐसा पदार्थ जो ठोस अवस्था में जब मैंने देखा और उस पर विद्युत धारा का प्रवाह किया, हमने पाया कि विद्युत धारा का प्रवाह तो उसमें हुआ ही नहीं, विद्युत धारा का चालन तो हुआ नहीं, इसलिए हमने कहा कि ये तो विद्युत का क्या है? कुचालक है। परंतु उसी पदार्थ को जब हमने क्या किया, 2 काम किए। या तो हमने उसको पिघलाया या हमने उसका क्या बनाया? घोल बनाया। दोनों ही चीजें अलग अलग है। पिघलाने का मतलब है पदार्थ को गर्म करके पिघला देना, और घोल बनाने का मतलब है पदार्थ को किसी भी पदार्थ में घोल देना। समझ रहे हो ना? दोनों चीजों का अर्थ अलग है। नमक को पिघलाना अलग चीज है, नमक का घोल बनाना अलग चीज है। कहोगे सर दोनों चीजें एक सेम मान लेते हैं। बेटा नमक के घोल को तो बना सकते हो, लेकिन क्या नमक को आसानी से पिघलाया जा सकता है? तुमने आज तक कभी, मैं ये नहीं कहता कि नमक पिघलेगा नहीं, पिघलेगा, लेकिन आज तक तुमने नॉर्मली कभी नमक को पिघलते हुए नहीं देखा है, घुलते हुए देखा है।
क्योंकि नमक आयनिक यौगिक है और ऐसे यौगिकों के गलनांक बहुत उच्च होते हैं, इतने ज्यादा हाई होते हैं कि पिघलते ही नहीं। तो दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। लेकिन जब मैं पदार्थ को पिघलाता हूं और चाहे मैं उस पदार्थ का घोल बना लेता हूं और फिर मैं उस पर विद्युत धारा को प्रवाहित करता हूं, तो ये विद्युत का कैसा हो जाता है? सुचालक। मैं चालक भी लिख देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने देखा यार, पदार्थ को हम घोल भी बनाते हैं तो भी विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, पिघला देते हैं तो भी अब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। हम ऐसे पदार्थ को कहते हैं विद्युत अपघट्य। समझ रहे हो? पता लगा विद्युत अपघट्य का अर्थ, और कुछ भी समझ बैठो तुम। विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु हम अगर उन्हें पिघलाते हैं या किसी पदार्थ में उनका घोल बना लेते हैं, अब ये पदार्थ विद्युत का क्या करने लगते हैं? चालन। एक सेकंड के लिए लिखते हैं, रुकते हैं और एक और बात को पढ़ते हैं। आखिर ये ठोस में क्यों कुचालक था, जल में घोलने पर या पिघलाने पर क्यों कुचालक हो गया? बेटा, ठोस अवस्था में विद्युत अपघट्य के जो आयन होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और जुड़े होने के कारण ना तो इसके पॉजिटिव आयन को अलग किया जा सकता है ना निगेटिव। दोनों ही आयन एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर जुड़े हुए हैं। अब सोचो, मैं कहता हूं कैप पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर मार्कर पर निगेटिव चार्ज है, लेकिन जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े, इसने पॉजिटिव चार्ज है, इसके निगेटिव चार्ज को क्या कर रखा है? खत्म। अर्थात इस पर टोटल कैसा चार्ज है? कोई चार्ज नहीं। दैट इज डिस्चार्ज पार्टिकल। और डिस्चार्ज पार्टिकल विद्युत धारा का प्रवाह जब हम इसको पिघलाते हैं या जल में घोलते हैं तो होता क्या है? जल में पिघलाते ही घोलते ही ये दोनों पार्ट एक दूसरे से टूट करके हो जाते हैं अलग। अब ये पॉजिटिव आयन अलग हो गया, निगेटिव आयन अलग हो गया। ये फ्री है अपने मूवमेंट के लिए और ये फ्री है अपने मूवमेंट के लिए। तो क्योंकि अब घोल में आयन जो दो हैं ये एक दूसरे से अलग हैं और आसानी से गति कर सकते हैं, उस आसानी से गति कर दे सकने के कारण गति कर सकते हो। सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज है भैया, मैं इस पर देखो लिखे दे रहा हूं प्लस। अगर ये पॉजिटिव चार्ज गति कर सकता है घोल में, ये घोल में था, पॉजिटिव चार्ज गति कर सकता है, तो बेटा अगर चार्ज गति कर सकता है, चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, तो चार्ज के प्रवाह होने को ही तो आप क्या कहते हो? विद्युत धारा। भैया चार्ज का प्रवाह हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, अर्थात विद्युत का कैसा है? सुचालक। तो विद्युत अपघट्य में थोड़ी सी बात बेटा, इस बात को मैं क्या सोचता हूं कि हमेशा के लिए तैयार रख लेना। तैयार रखना चाहो तो एक और चीज सोच सकते हो, कुछ पदार्थ इस दुनिया में ऐसे भी हैं ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते ही हैं। उनको जल में घोल दिया जाए तो जल में घुल तो जाएंगे, पिघलाया जाए तो पिघल जाएंगे, लेकिन पिघलने पर भी वे विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाते हैं। मतलब ठोस अवस्था में तो विद्युत धारा का चालन कर ही नहीं रहे थे, गलित या घुलित अवस्था पर भी विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाए हैं। ऐसे पदार्थों को एक और नाम दे दिया जाता है, मैं वो नाम नीचे लिखे देता हूं, विद्युत अनअपघट्य। समझ गया? विद्युत अनअपघट्य किसको कहते हैं? ये ठोस अवस्था में थे तब तो विद्युत धारा का चालन हुआ ही नहीं, और जब घोल की अवस्था में आए तो भी विद्युत धारा का चालन, जानते हो क्या हुआ? इनमें जो आयन एक दूसरे के साथ थे, एक तो आयन बनने की चांसेस ही नहीं थे, दूसरा अगर जो चांसेस भी थे कि ये टूट जाएंगे एक दूसरे से, ये दोनों से एक दूसरे से अलग ही नहीं हुए, पिघल गया, घुल गया, लेकिन ये एक दूसरे से आयन अलग ही हो नहीं पाए। ऐसे पदार्थों को विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, तो भैया एग्जाम्पल में आप इनको लिखिएगा, एथेनॉल, ग्लूकोज और चीनी। ठोस अवस्था में तो आप इनमें विद्युत धारा का प्रवाह कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप इनको पानी पर भी घोल दें तो भी इन पर विद्युत धारा के प्रवाह को किया नहीं जा सकता है। तो इसलिए यह है विद्युत अनअपघट्य। विद्युत अपघट्य में से कुछ एग्जाम्पल याद रखना जो बहुत ज्यादा हमारे यहां पूछे जाते हैं। NaCl, अम्ल के विलयन और कहे के विलयन, ये सारे के सारे पदार्थ जो है ये विद्युत अपघट्य होते हैं, क्योंकि ये ठोस अवस्था में तो विद्युत धारा का चलन मान लो नहीं कर पाते हैं, लेकिन घुलित या गलित अवस्था में तो विद्युत धारा का चलन कर ही लेते हैं। तो बेटा अब इस बात का अर्थ समझ पाए कि विद्युत अपघट्य क्या था। तो क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार किसका चलन? ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चलन, लेकिन इनको पिघला कर भरा गया होगा।
पिघलने के बाद इन्होंने क्या किया, विद्युत धारा का चालन प्रारंभ कर दिया। इसलिए हमने इनका नाम दिया कि ये क्या है, विद्युत अपघट्य। ध्यान रखोगे ना विद्युत अपघट्य का, तो फिर इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं, ये चित्र भी और ये जो बातें लिखी है उसको भी नोट कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण हो गया। अभी नेक्स्ट धातु जो आएगी अपने कोर्स में उसका शुद्धिकरण करेंगे अगली क्लास पर।